नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी अखिलेश यादव कलकत्ता होकर के आए हैं, ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई है, साथ में चाचा भी थे और एक फ़ोटो भी आया है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं, इनके चाचा प्लास्टिक की कुर्सी पर और ये स्टूल पर बैठे हुए हैं और कुछ वक्तव्य आए हैं, कुछ बयान आए हैं। चाचा ने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 50 सीटें जीतेंगे, तो अखिलेश यादव ने उसे संशोधित कर दिया और कहा कि सभी 80 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। इधर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ-कुछ बयान आने शुरू हुए हैं और जयराम रमेश ने फिर उस चीज को दोहराया है जो उन्होंने भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के समय कहा था कि बिना कांग्रेस के कोई भी फ्रंट बन नहीं सकता है, कोई भी संभावना बन ही नहीं सकती है। तो सवाल ये है कि जिस फ्रंट को बनाने की कवायद ये लोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव हों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, अरविंद केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों, इस फ्रंट में कौन-कौन रह सकता है, हो सकता है और क्या ये एक प्रभावी विकल्प हो सकता है नरेंद्र मोदी का? क्योंकि इनमें से ऐसा कौन-सा चेहरा है जिसको लेकर के कोई आशा जगती हो लोगों के दिल-दिमाग में। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। कलकत्ता यात्रा पर क्या कहेंगे आप और उसके बाद जो दावे किए गए हैं उस पर भी जरा टिप्पणी करिए। देखिए, कलकत्ता की में कोई पहली बार तो इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो नहीं रही है। पहले भी हो चुकी है 2012 में और उसके लेकिन समाजवादी पार्टी मूलतः एक क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी है, लेकिन उसका अध्यक्ष अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है। और ये सभी क्षेत्रीय दलों की समस्या है कि वो हैं तो क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी है, बट दे कॉल देमसेल्फ कि हमारा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय पार्टी है। तो टेक्निकली राष्ट्रीय पार्टी तो समाजवादी पार्टी है नहीं, बहुजन समाज पार्टी थी, अब नहीं है, आम आदमी पार्टी हो गई है। तो समाजवादी पार्टी ने 2012 में तो पहली बार अपने इतिहास में इसकी स्थापना तो नवंबर 1992 में हुई थी और इतिहास में पहली बार इसने यूपी के इतिहास में सबसे कम वोट शेयर 29.1% वोट के आधार पर इसने 207 या 8 222 सीटें जीती थी 2012 में। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी करीब 72 सीटें ले गई थी और उसमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। उसके बाद से लगातार प्रयोग दर प्रयोग का सिलसिला चल रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया। लगभग 115 सीटें इन्होंने छोड़ी कांग्रेस के लिए और वो गठबंधन वाज ए डिजास्टर, बहुत घातक सिद्ध हुआ। और समाजवादी पार्टी को मात्र 47 सीटें मिली और कांग्रेस 10 पे सिमट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने फिर एक नया प्रयोग किया और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया और उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी को तो 10 सीटें मिली लोकसभा की, समाजवादी पार्टी को 5 और राष्ट्रीय लोकदल को 1 भी नहीं मिली। और लोकसभा के चुनाव के परिणाम मई 2014 में पूरी तरीके से अनाउंस भी नहीं हुए थे कि बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी। और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में इन्होंने फिर एक नया प्रयोग किया और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और एक बदायूं के नेता है, उनकी पार्टी है महान दल और एक और पार्टी है जनवादी समाजवादी पार्टी जो चंदौली और वाराणसी में सक्रिय है, जो लोनिया समाज की पार्टी है। और इन्होंने 3 नेताओं को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी से, स्वामी प्रसाद मौर्य, सहारनपुर के धर्म सिंह सैनी और आजमगढ़ के दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान भी लोनिया समाज से आते हैं और धर्म सिंह सैनी सहमी समाज से। जी जी। सैनी फायदा हुआ
कि सीटें बढ़ के समाजवादी पार्टी 111 हो गई और बाकी गठबंधन की मिलाकर के करीब हो गई 14, तो 125 सीटें हो गई। अब इनसे सुहेल देव समाज पार्टी अलग हो चुकी है, उसके 6 विधायक हैं। अब आ रहा है 2024, तो 2017 में इन्होंने कहा कि साहब ईवीएम में बेईमानी हुई है, हम इसलिए हार गए। इसी तरह की बात इन्होंने 2019 में भी कही थी। 22 में इन्होंने खुल के तो नहीं कहा ईवीएम के बारे में, लेकिन बात ये उठाई थी और उसके बाद से इन्होंने एक नया प्रयोग करना शुरू किया कि साहब वो जाति जनगणना का होनी चाहिए यूपी में। जाति जनगणना बात कानूनी तौर पे गलत इसलिए है कि जनगणना का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस जो होते हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन, वो इस काम को करवाता है। राज्य सरकार केवल सर्वेक्षण करवा सकती है, सर्वे, लेकिन मीडिया में इसको लगातार जनगणना कहा जा रहा है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, जो कि कानूनी तौर पे गलत है। तो अब ये नया प्रयोग करने जा रहे हैं अखिलेश यादव कि भाई हमने जो है यूपी में तमाम सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके देख लिया, उससे कोई लाभ नहीं मिला, तो अब हमको राष्ट्रीय फलक की ओर चलना चाहिए। और अखिलेश यादव लगातार दौरे कर रहे हैं। वो अभी हाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन समारोह में गए थे। फिर वो भी हाल में ही तेलंगाना गए थे, हैदराबाद में एक के पास एक विष्णु मंदिर का शिलान्यास करने का समारोह था, वो उसमें गए थे। अभी इसी महीने वो अहमदाबाद शंकर सिंह वाघेला के परिवार में शादी में गए थे। फिर इसी महीने वो अभी दिल्ली गए थे, वहां उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई और लालू यादव से मुलाकात भी हुई। तो इस तरह का सिलसिला, और वहां पे उनकी मुलाकात शिवसेना के नेताओं से भी हुई। तो ये भी दावा किया जा रहा है कि लालू यादव ने अखिलेश यादव को इस बात का आशीर्वाद दे दिया है कि आप अपना अलग गठबंधन जो है ममता बनर्जी के साथ मिलकर बनाइए। तो अब यूं तो लालू यादव जो का तो लगातार 2004 से कांग्रेस के साथ गठबंधन चल रहा है, लेकिन अब क्या स्थिति उभरती है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को सीबीआई को के मामले में बेल मिल गई है और अभी ईडी का मामला बाकी है। बिहार सरकार का भविष्य क्या होता है, ये अभी आने वाले 2 महीनों में 1 महीने में तय हो जाएगा, क्योंकि ईडी का मामला भी काफी गंभीर है तेजस्वी के खिलाफ। तो कुल मिला के अब अखिलेश यादव जो है लगातार असफल प्रयोगों के बाद एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं और उनको लगता है कि वो राष्ट्रीय नेता की जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्ष की ओर से जो एक राष्ट्रीय राजनीति में एक जो चेहरा होना चाहिए था, वो इस समय नहीं है। तो उनको इस शून्यता को भरना होगा, इसलिए उनका राष्ट्रीय फलक पे उभरना जरूरी है। और आपको याद होगा पिछले वर्ष नवंबर में जब मैनपुरी लोकसभा सीट में उपचुनाव हुआ था, उसी समय अखिलेश यादव ने ये घोषणा कर दी थी कि 2024 में वो कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव 2 बार कन्नौज से सांसद रह भी चुके हैं। 1999 में रहे हैं और उसके बाद 2004 में भी हुए हैं और 2009 में भी हुए। 3 बार सांसद वहां से रह चुके हैं और 2012 में वहां से उपचुनाव हुआ था, जहां से उनकी पत्नी जीत गई थी। और 2019 का जो 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी उनकी पत्नी जीत गई थी, लेकिन 2019 में उनकी पत्नी डिंपल यादव वहां से चुनाव हार गई थी और कन्नौज से में बीजेपी के विधायक के सांसद हैं सुब्रत पाठक। तो ये एक नया प्रयोग है और ये देखते हैं क्या होता है। और आपको मालूम ही है, जब जनवरी में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश हो रहा था, तब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सभी को उसमें आने का न्योता दिया था। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता तो स्थानीय स्तर पे शामिल हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था ये कौन सी यात्रा है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, हमें कोई ऐसा कोई इनविटेशन प्राप्त नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी, लेकिन अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया बड़ी हॉस्टाइल थी कांग्रेस को लेकर के। और उन्होंने फिर कलकत्ता में बयान दिया है कांग्रेस को लेकर के। ममता बनर्जी का भी बयान आ गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वो किसी मोर्चे में शामिल नहीं होंगी। तो अब ये जो है खाका बहुत साफ होता जा रहा है कि अगले चुनाव में 3 फ्रंट होंगे, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का और तीसरा ये आपका अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और भारतीय राष्ट्र समिति तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी, या कुछ और दो एक छोटी और पार्टी आ सकती हैं।
तो ये एक नया प्रयोग है और इसके पीछे केवल एक मंशा यही है कि अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ताकत, अपना भविष्य और अपनी अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। मैं एक ट्वीट दिखाता हूं दर्शकों को, आप भी देखिए। ये अखिलेश यादव का आज का ही ट्वीट है। हाँ। एक बस के आगे दो सांड आपस में लड़ रहे हैं। वो वीडियो इन्होंने अपने इस 2 लाइन के ट्वीट पर शेयर किया है। डबल इंजन के राज में डबल सांड की लड़ाई, जैसे भाजपाई खटपट खुलकर सड़क पर आई। ये राष्ट्रीय स्तर के नेता बनना चाहते हैं। नहीं, लेकिन ऐसी कोई खटपट ना तो उत्तर प्रदेश में है, ना ऐसी कोई खटपट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में है। यहाँ पे और यूपी में जो भी खटपट थी, वो मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सब मामले तय हो गए हैं। आज तो योगी आदित्यनाथ के सामने कहीं कोई समस्या नहीं है और वो तो केवल उनकी एकमात्र चिंता मुख्यमंत्री पद है। वो उनका एकमात्र, बल्कि ये कहना कि उनका एकमात्र दायित्व जो है मुख्यमंत्री पद है और वो उसी पे काम कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ तो आपने देखा होगा पिछले 1 साल में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वो लखनऊ के बाद दौरा करने नहीं आते। वो रोज कहीं ना कहीं दौरे पे रहते हैं, लौट के शाम को आते, मीटिंग करते, सुबह मीटिंग करके जाते हैं। तो ऐसा ये खटपट उन्हें कहाँ दिख गई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि समाजवादी पार्टी कहती है कि साहब स्ट्रे कैटल आवारा पशु को मुद्दा बनाती है। ठीक है, अच्छी बात है, अब मुद्दा बनाइए, ये एक समस्या है, किसानों को इससे समस्या हो रही है और उनकी खड़ी फसलों को नुकसान भी हो रहा है। राज्य सरकार ने पिछले 6 साल में बहुत सारे कदम भी उठाए हैं। तमाम जिलों में, हर जिले में गौशाला खोली है। किसानों को ये भी सुविधा दी है, यदि आप एक स्ट्रे कैटल रखेंगे तो आपको 900 रुपए प्रति माह मिलेगा। सरकार इसके ऊपर अरबों रुपया खर्च भी कर रही है और काम हो भी रहा है। और जितनी समस्या ये गंभीर 17, 18, 19 में थी, उतनी आज नहीं है। समाजवादी पार्टी गायों को लेकर के विरोध तो कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये मांग क्यों नहीं करती कि योगी सरकार ने जो गोहत्या पे जो पाबंदी लगाई है, उस पाबंदी को क्या हटा लिया जाए। सरकार समाजवादी पार्टी मांग करे कि ये कुछ आवाज की समस्या है, देखते हैं शायद गोहत्या नेट। पर जो जो प्रतिबंध लगाया है योगी सरकार ने, उसके बाद 2014 से ही बंगाल बॉर्डर से गायों की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर होती थी। वीरेन जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है, माइक को अनम्यूट कर दीजिएगा। अब आई आवाज? जी जी, अब ठीक है, अब ठीक है जी। जी। तो ये जो गठबंधन तीसरा फ्रंट बनने जा रहा है, इसका नेतृत्व कौन करेगा? अब ममता दीदी करेंगी और कौन करेगा। ये ममता दीदी का भी ख्वाब है। देखिए, यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें, आप अगर देखें भारत का इतिहास, जितने भी यहाँ क्षेत्रीय दल हैं 60 के दशक में, 70 के दशक में जो बने हैं, सबका जन्म कांग्रेस विरोध में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ आजादी के बाद केवल एक दल था, वो था भारतीय जनसंघ। और दूसरा था लोहिया जी का और आचार्य नरेंद्र देव की जो पार्टियां थी, सोशलिस्ट पार्टियां, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन वास्तविक गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल की शक्ल मिलना शुरू हुई है 1967 में, जब चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से बाहर निकले और उन्होंने भारतीय क्रांति दल की स्थापना की, और उसका बाद में नाम भारतीय लोकदल हुआ, फिर लोकदल हुआ, और जो आज जो है राष्ट्रीय लोकदल कहलाता है। तो इन सारे दलों का जो मूल चरित्र है वो कांग्रेस विरोधी है। अब आए बीजेपी की ओर। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे देश में जो विस्तार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहुंच, अपनी पकड़
क्षेत्रीय दलों के माध्यम से बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा विनम्रता का परिचय दिया, अपमान का कड़वा घूंट सहा। जैसे नीतीश कुमार से जैसे नेता को बिहार में 17 साल मुख्यमंत्री बना के रखा, लेकिन नीतीश कुमार ने का जो व्यवहार रहा है वो आप जानते हैं। 2013 में पटना में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें पहले नीतीश कुमार ने सारे नेताओं को रात्रि भोज पे आयोजित किया। उनको मालूम पड़ा मोदी भी आ रहे हैं तो उन्होंने भोज कैंसिल कर दिया। 2012 में बिहार में बाढ़ आई थी, बहुत बहुत नुकसान हुआ था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की सहायता भेजी, वो उन्होंने वापस कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना कड़वा घूंट पी करके अपनी जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 1995 में 176 विधायक थे, लेकिन उसने 45 विधायकों की बहुजन समाज पार्टी की सरकार को समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बनाया और बाहर से समर्थन दिया। 1996 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने 6-6 महीने का एग्रीमेंट हुआ मार्च 97 में और मायावती को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनवाया। तीसरी बार फिर उन्होंने जो है मई 2002 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाया और वो आज स्थिति ये है कि बहुजन समाज पार्टी का विधायक केवल एक है यूपी विधानसभा में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 350 है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस जिस स्तर पर और अपनी ताकत से कम दलों के साथ समझौता करके अपने अस्तित्व को बनाया, अपने उसको बचाया, उसको आगे बढ़ाया। कांग्रेस जब तक इस स्तर पर आकर के क्षेत्रीय दलों से बातचीत नहीं करेगी और अपने राष्ट्रीय दल होने का अहम से मुक्ति नहीं पाएगी, तब तक जो है कांग्रेस को ये समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा और कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी अब जिताऊ नेता नहीं है, वो पार्टी के लिए वोट कैचर नहीं है जैसे उनकी दादी इंदिरा गांधी थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी की सर्वाधिक उपयोगिता ये है कि नरेंद्र मोदी एक मास लीडर हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। कांग्रेस के पास आज एक भी ऐसा नेता नहीं जिसके नाम पे वोट मिलता हो। समाजवादी पार्टी कितनी भी कमजोर हो देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके पास अपना कोर वोट बैंक है जो न्यूनतम 25 से 30% है। लेकिन कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में अपना कहने को कोई वोट बैंक नहीं है जो बहुत ही स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड हो कि हाँ ये वोट बैंक कांग्रेस का है। यही स्थिति कांग्रेस की बिहार में है, यही स्थिति कांग्रेस की झारखंड में है और यही स्थिति अब उसकी अन्य राज्यों में बनती जा रही है। बंगाल में उसका एक भी विधायक नहीं है, केवल एक सांसद है। अभी अभी हाल के उपचुनाव में मार्च में उनका एक विधायक जीता है उपचुनाव में बंगाल की विधानसभा सीट में। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ आना भी चाहे तो वो 2017 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करके वो उसका हाल देख चुके हैं। और यहाँ ये भी बताऊं आपको कि बहुजन समाज पार्टी ने 1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किया। 300 सीटें बहुजन समाज पार्टी लड़ी और 125 सीटें लड़ी थी कांग्रेस। 1996 तक उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था। उत्तराखंड का गठन 2000 में हुआ है नवंबर में। तब तक यूपी असेंबली में 425 सीटें थी। उस समय कांशीराम का और मायावती जी की ये शिकायत थी कि कांग्रेस से गठबंधन करने में हमारा वोट तो कांग्रेस के कैंडिडेट को ट्रांसफर हो गया, लेकिन कांग्रेस का वोट हमको नहीं मिलता। यही शिकायत कांग्रेस से समाजवादी पार्टी को भी थी 2017 में। तो ऐसी स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कोई गठबंधन करना भी चाहे तो कांग्रेस उसके लिए बोझ है, एक लायबिलिटी है। कोई जब दो दल मिलते हैं तो वो एक दूसरे को अपने एसेट को ट्रांसफर करते हैं और अपनी म्यूचुअल स्ट्रेंथ के जरिए वो अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। लेकिन कांग्रेस के संग ऐसा यूपी में नहीं होता और यही स्थिति ममता बनर्जी के साथ बंगाल में है। अगर कांग्रेस के साथ वो अगर थोड़ी भी अगर वो नरम रवैया अपनाती है तो उससे सीपीएम के लेफ्ट फ्रंट के जागृत होने का, रिवाइव होने का खतरा पैदा हो जाता है। ममता बनर्जी और अभी पिछले कुछ महीनों में या 6 महीनों में लेफ्ट फ्रंट थोड़ा रिवाइव हुआ है बंगाल में। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को लड़ना है बीजेपी से भी और लेफ्ट फ्रंट से भी। और आपको याद होगा
अभी मार्च के शुरू में जब मेघालय में असेंबली का चुनाव हुआ, तो वहां पे तृणमूल कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पे आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहायता कर रही है। तो इसका जो है ममता बनर्जी ने बहुत तीखा जवाब भी दिया था। तो ये जो स्थितियां इतनी जटिल हैं, तो और तो ऐसे में इन क्षेत्रीय पार्टियों का जाना आसान नहीं है, नीति आने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस से ही निकली है, उन्होंने कांग्रेस से निकल करके अपनी पार्टी अलग बनाई है, तृणमूल कांग्रेस या रियल कांग्रेस। तो और ये भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौती कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन दे सकता है, वो थर्ड फ्रंट नहीं दे सकता। और थर्ड फ्रंट जो होगा, वो केवल एंटी बीजेपी वोट के बंटवारे का ही काम करेगा और बीजेपी की जीत को वो आसान बनाएगा। आपने अभी जो कुछ कहा है, एक तो मैं जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा, ये फैसला लेना पड़ेगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब वो चुनाव नहीं जीत सकती है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस में क्या कोई ऐसा नेता बचा है जो राहुल गांधी को जाकर के ये कह सके कि आप रिजेक्टेड माल हैं, आप में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता नहीं है, देश की जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, आप जरा हट जाइए और किसी और को लेकर के आइए? नहीं, इसका हल तो कांग्रेस ने बहुत पहले खोज लिया है। आज की तारीख में कांग्रेस पूरी तरीके से वामपंथी दल हो गई है। कांग्रेस पूर्णतया अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई है। कांग्रेस में राहुल गांधी की टीम हो, प्रियंका गांधी की टीम हो, या उनकी माता जी सोनिया जी हो, पूरी तरीके से अब जो जेएनयू से जो निकले हुए लोग हैं, उनका पार्टी के तंत्र पे पूर्णतः कब्जा हो चुका है। आपने देखा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो नारा लगाने वाला कन्हैया कुमार पूरे पूरे यात्रा में राहुल गांधी के साथ था। तो कांग्रेस ने इसका रास्ता ये निकाल लिया है कि हम बहुत ही तीखा, बहुत ही बिटर, बहुत ही एंटी मोदी, एंटी बीजेपी स्टैंड लेंगे, उसका फायदा हमको मिलेगा। और माइनॉरिटी का मुद्दा हम बनाएंगे तो हमको एकमुश्त मुसलमानों का वोट मिलेगा। अगर मुसलमानों का वोट मिलेगा तो और अन्य समुदाय के लोग भी हिंदुओं के उनके साथ जुड़ेंगे और वो अपना वोट शेयर 20% से आगे ले आ सकते हैं। अगर वो 25% तक भी ले जा सकते हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी इलेक्शन जीतने की नहीं है। उनकी स्ट्रैटेजी 2024 में बीजेपी की सीटें कम करने की है, ताकि बीजेपी को अपने बल पे बहुमत ना मिल पाए। और उनको ये विश्वास है, उनके जो जो उनके रणनीतिकार हैं, कि यदि बीजेपी की सीटें हम 200 के आसपास सिमटा देते हैं और 100 सीटें उसकी कम कर देते हैं, तब बीजेपी भले सरकार बना ले, मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। तो और जितने भी सेकुलर आपके रणनीतिकार हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस अपने बल पर सरकार बनाएगी। वो केवल ये कह रहे हैं कि यदि बीजेपी की सीटें 200 या इससे कम हो गई, तो तमाम जितने छोटे दल हैं वो फिर मजबूरी में हमारे साथ आएंगे। वरना फिर देश में संदेश यही जाएगा, खासकर मुसलमानों में, कि देखो बीजेपी की सरकार इन लोगों ने बनवा दी। और यहाँ ये भी आपको बात बता दूं, 1984 पिछला चुनाव था जब कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत मिला था। 1984 से लेकर के 1989 से लेकर 2019 तक 9 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं जिसमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। 2024 का चुनाव 10वां लोकसभा चुनाव होगा, जहां मैं ये पूरे ये कहने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं है कि कांग्रेस को लगातार 10वीं बार बहुमत नहीं मिलने जा रहा। ये स्थिति है। तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी बहुत साफ है कि उनको लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हम लगातार सावरकर को गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, और जिस तरीके से जाकर के ब्रिटेन में भारत राष्ट्र को, भारत की संसद को, भारत की संस्थाओं को, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरीके से जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ तक बोल रहे हैं कि भारतीय सैनिकों की लद्दाख बॉर्डर पे पिटाई हो रही है, जिसका बहुत बहुत कड़ा प्रतिवाद किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो उनका और कांग्रेस की दिक्कत ये है कि मोदी विरोध करते करते वो कब भारत विरोध की सीमा लांघ जाते हैं,
मोदी विरोध का विरोध करते करते वो कब हिंदू विरोध और सनातन विरोध की सीमा लांघ जाते हैं, इसका अंदाजा राहुल गांधी को नहीं रहता है। और आज भी या कल ही ये बयान दिया है खड़गे ने, राहुल गांधी कोई सावरकर नहीं है जो जो माफी मांगेगा। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कभी महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने क्या कभी सावरकर के विरुद्ध किसी अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया? इंदिरा गांधी ने स्वयं एज ए प्राइम मिनिस्टर 60 के दशक में उनके देहांत के पहले वीर सावरकर के अपने निजी बचत खाते से 10,000 रुपए का चेक सावरकर को भिजवाया था अपनी अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। और डाक टिकट निकलवाया था सावरकर के लिए। राहुल को ये नहीं पता है कि उनकी दादी क्या कर चुकी है सावरकर के लिए और सावरकर कितना बड़ा नाम है। और फिर भी यदि सावरकर के बारे में लोगों को जानना हो तो डॉक्टर विक्रम संपत की सावरकर के बारे में 2 वॉल्यूम में किताब आ चुकी है। 2 साल हो रहे हैं, अब शायद हिंदी में भी आने वाली है। लोगों को उसको पढ़ लेना चाहिए और कांग्रेस के लोगों को परहेज करना चाहिए वीर सावरकर के बारे में अभद्र टिप्पणी करने से। महाराष्ट्र में वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसा काम वो कर चुके हैं, इसको लेकर के उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी हुआ है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि ये एंटी मोदी, एंटी हिंदू स्टैंड लेकर के और उनका एंटी मोदी स्टैंड एंटी इंडिया स्टैंड हो जाता है, एंटी बीजेपी स्टैंड उनका एंटी हिंदू स्टैंड हो जाता है। इसका भी वो ख्याल नहीं रख पाते। तो उनको लगता है कि इसके चलते जितने भी माइनॉरिटीज हैं, विशेषकर क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं और जनजाति के लोग हैं, जो जैसा कि दावा है कांग्रेस का कि जनजाति के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं गुजरात विधानसभा के, अभी बीते होंगे 4 महीने, वहां ऐसा नहीं हुआ। जनजाति क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट मिला है और कांग्रेस की सीटें तो बहुत कम हो गई हैं। पिछली बार तो 77, 78 थी, अब की बार तो 40 पे आ गई हैं और बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से वहां जीत हासिल की है और उसकी सीटों की संख्या 150 के ऊपर जा चुकी है। तो कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी ये है कि जो उनके पास लीडरशिप की जो डेफिशिएंसी है, लीडरशिप की जो कमी है, वो अपने वामपंथी तेवरों के जरिए जो एंटी बीजेपी वोट है, जो कभी बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, न देता है न देगा, वो हमारी ओर आएगा। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कर दें कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलें, अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करें और वीडियो को फॉरवर्ड भी करें। इसके अलावा आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं फेसबुक पेज का यूआरएल है, ओशियन नेटवर्क के नाम से एक फेसबुक पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को अभी चूंकि वीरेंद्र नाथ भट्ट जी ने 1996 के इलेक्शन की चर्चा की थी, जब बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिलकर के लड़ी थी, कांग्रेस 126 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी कुल मिलाकर के 296 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आप यहां देख सकते हैं इस आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी ने 174 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 110, बहुजन समाज पार्टी 67 सीटें जीत पाई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल 33 सीटें जीत पाई थी, इंडिपेंडेंट 13 आए थे और बाकी भारतीय किसान कामगार पार्टी 38 पर लड़ी, 8 जीती थी। और 1997 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मायावती दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी थी, पहले 1995 में और 1997 में दूसरी बार। और जो नरसिम्हा राव ने काम कर दिया था कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में कि 425 में से केवल 126 सीटों पर चुनाव लड़े, यानी 296 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां ना कांग्रेस का झंडा था ना डंडा था और कार्यकर्ता और जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे वो सब हताश निराश होकर के दूसरे दलों की तरफ रुख कर गए थे और कांग्रेस उसके बाद उत्तर प्रदेश में पनप ही नहीं पाई। अब मैं आता हूं अगले सवाल पर वीरेन जी।
ये जो अखिलेश यादव के चाचा कहते हैं कि हम 50 सीटें जीतेंगे, फिर अखिलेश ने कहा कि 80 सीटें जीतेंगे, तो ये ऊंचे-ऊंचे ख्वाब इनको आते किस बेस पर हैं? देखिए साहब, राजनीति में ग्रैंड स्टैंडिंग की जाती है। आप एक पोजिशनिंग करते हैं, आप एक वर्च्यू सिग्नलिंग करते हैं, आप एक शुभकामना का संदेश भेजते हैं। अब जैसे 2017 में चुनाव हार गए असेंबली का, तो अपने मतदाता को का दिल रखने के लिए, उसका मनोबल रखने के लिए कोई ना कोई कहानी गढ़नी थी, तो बोल दिया साहब ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी। तो ये सब ग्रैंड स्टैंडिंग है, ये पोजिशनिंग है जो जो चुनाव में की जाती है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 200 के पार, अब की बार 300 के पार। तो बीजेपी ने जो ये नारा 2014 में दिया, 2019 में दिया, या यूपी विधानसभा के चुनाव में 2017 में दिया, 2022 में दिया, चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नारे को सत्य करके दिखाया। तो ये एक तरीके से ये बीजेपी की रणनीति की नकल हो रही है कि अब की बार 85, अब की बार 80 सीटें। अब समाजवादी पार्टी की लिमिट तो समस्या ये है कि यूपी के बाहर कहीं इनका नामलेवा है नहीं। एक बार शायद हरिद्वार से इनका एक सांसद निर्वाचित हो गया था, और एक बार 2004 या 3 या 4 में कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे एस बांगारप्पा, वहां से एक उपचुनाव में वो भी निर्वाचित हो गए थे समाजवादी पार्टी के इलेक्शन सिंबल साइकिल के ऊपर। और ये डील कराई थी उस समय के नेता अमर सिंह ने, जो स्वर्गीय अमर सिंह ने। तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो सपना है, भारत के इतिहास में केवल एक ही पार्टी हुई है जो क्षेत्रीय पार्टी थी, और क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद उसने अपने पेरेंट राज्य की तुलना में बड़े राज्य में सरकार बनाई। यानी आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई पंजाब में, और आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद उसने दमखम के साथ चुनाव लड़ा गुजरात में, चुनाव लड़ा गोवा में, या अब की बार वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। तो समाजवादी पार्टी तो इसके आसपास कहीं है ही नहीं। तो ये वो ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी में जो विचारधारा पे जो कंफ्यूजन है, जो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है, अब ये अंग्रेजों का जो 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 जहर की बेल बोई गई थी कि सनातन संस्कृति को कलुषित करो, कलंकित करो, बदनाम करो, और लोगों की आस्था इसमें उठ जाए और लोग सारे के सारे ईसाई बन जाएं, ये काम अंग्रेज इस देश में बो गए हैं 18वीं सदी में, और आज तक देश उसके दर्द को झेल रहा है। ये जातिवाद जो आज हम झेल रहे हैं, ये सब अंग्रेजों की ही देन है। अगर अगर कोई लोग पढ़ना चाहें तो उसके बारे में विस्तार से सामग्री उपलब्ध है, और तमामों किताबें हैं। और ये उस समय शुरू हुआ था, और अंग्रेजों के जाने के बाद सनातन संस्कृति को कलंकित करने का काम अपने हाथ में ले लिया कम्युनिस्ट पार्टियों ने, वामपंथियों ने। और 50 के दशक में किताब आई थी रामास्वामी नायकर की, ए ट्रू रीडिंग ऑफ रामायण। और 67 या 69 में ललई यादव ने, जो कानपुर के रहने वाले थे, उसको हिंदी में उसका रूपांतरण किया, सच्ची रामायण। उस किताब को यूपी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बैन को अपहेल्ड किया। फिर अगले 30 साल ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, जब बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार अपने स्पष्ट बहुमत से बनी, तब समाजवादी पार्टी ने मायावती को परेशान करने की नीयत से इस किताब को फिर छापने का प्रयास किया। तब बीएसपी गवर्नमेंट ने इस किताब को दोबारा बैन कर दिया। वो बैन आज भी चला आ रहा है। तो आज वो समाजवादी पार्टी ये इतने साल पुराने मुद्दे को किस नीयत से उठाना चाह रही है, और स्वामी प्रसाद मौर्य आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बिना किसी संदर्भ के एक चौपाई को वो लगातार कोट कर रहे हैं, और जिसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी असेंबली में अभी हाल के बजट सेशन में विस्तार से दिया है, और उसके सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, लोग देख सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य का खुल करके समर्थन देने का साहस अभी तक जुटा नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हम रामायण के खिलाफ नहीं है, ये हम जो वो है पुस्तक है जिसकी जी, चर्चा अभी वीरेंद्र जी, जी कर हम रहे रामायण हैं। के खिलाफ नहीं है, वो ये बोलते हैं।
उन्हीं की पार्टी के विधायक जो है राकेश सिंह अमेठी के विधायक, उन्होंने विरोध किया स्वयं शाह मौर्य का। उन्होंने अपनी एक महिला नेता को 2 महिला नेता हैं, ऋचा सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष थी, उनको पार्टी से निकाल दिया, रोली तिवारी को पार्टी से निकाल दिया। अब नेताओं ने भी जो है और और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो सवर्ण जाति के हैं, बड़े असहज हैं कि वो अपने वोट बैंक में अपने क्षेत्रों में जाकर के उनको बड़े तीखे सवालों का सामना करना पड़ता है। तो और अखिलेश यादव पहले वो अयोध्या में मंदिर का समर्थन कर रहे थे, परशुराम मंदिर बनवा रहे थे, विष्णु मंदिर बनवा रहे थे, बजरंगबली का मंदिर बनवा रहे थे। तो ये जो आइडियोलॉजिकल वेवरिंग है, जो आप पेंडुलम की तरह हिलते रहते हैं, इससे कभी जनता में सकारात्मक संदेश नहीं जाता है। आप अगर इसके बरक्स आप अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तो कम से कम जो बुनियादी मुद्दे जो पार्टी की आधारशिला हैं, जो आधारभूत मुद्दे हैं, उसको लेकर के पार्टी में कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। और बीच-बीच में वो ले आते उन्होंने यहाँ भी बयान दिया अखिलेश जी ने कि मैं पूछूँगा योगी आदित्यनाथ से असेंबली में कि बताएँ कि हम शूद्र हैं कि नहीं? अब वो बेवजह जाति की आग को भड़काना चाहते हैं। वो ये भूल गए हैं कि 1990 में जब मंडल लागू होने की घोषणा हुई थी, तब उत्तर प्रदेश में उस समय जनता दल के नेता कहते थे, मुलायम सिंह यादव कहते थे कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम, सीएम, पीएम तीनों अपने होंगे। अब आप जाति का विक्टिम कार्ड खेल करके मंडल लागू होने के 33 साल बाद वो जातीय द्वेष, वो जाति वैमनस्य अब आप खड़ा नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में अब जाति के आधार पर ध्रुवीकरण करना संभव नहीं है और विशेष करके पिछले 6 सालों में जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ योगी आदित्यनाथ सरकार ने सारे सारे वर्ग और मजहब के लोगों को बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया है, डिलीवर किया है। किसी को शिकायत नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे संग जाति के आधार पर या मजहब के आधार पर कोई भेदभाव हुआ। अगर निःशुल्क गेहूँ चावल मिला तो सबको मिला। अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला तो सबको मिला। तो ये केवल कास्ट आइडेंटिटी के बल पर इन्होंने जो है पिछले 30 साल राज किया। उस कास्ट आइडेंटिटी को बीजेपी ने सार्थक एक अर्थ दिया और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाया जिसका उनको लाभ मिला। आखिरकार ये जात के नाम पर कब तक आप वोट लेते रहेंगे? यही समस्या जो है इन दलों के सामने आ रही है, बिहार में भी आ रही है और झारखंड में भी आ रही है। अब इसके बरक्स आप अगर देखें तमिलनाडु में तो डीएमके हो या एआईडीएमके हो, इन पार्टियों ने भी जात की राजनीति की है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में हर गांव में ऑल वेदर रोड है, हर गांव में पीने का पानी की सुविधा है, हर गांव में बिजली की सुविधा है, हर गांव में स्कूल है, डाकखाना है और ज्यादातर गांव में बैंक भी है। और जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर है और जो स्वास्थ्य के मानक है, उन सब मामलों में तमिलनाडु उत्तर प्रदेश से बहुत बेहतर स्थिति में है। वहां पे समस्या नहीं है इतनी जो हमारे प्रदेश में है, यूपी में इन्फेंट मॉर्टेलिटी की। तो ये सब चीजें हो चुकी हैं तो समाजवादी पार्टी के सामने। और दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी के पास अब सांगठनिक और वैचारिक वो क्षमता बची ही नहीं है कि वो किसी नए विचार को जनता के सामने रखे और उसके आधार पर वो जनता को गोलबंद कर सके। नए विचार के आधार पर जनता को गोलबंद करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वो परिश्रम अब समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर सकते। तो ये केवल जो है ट्वीट कर देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और टीवी में खबर चलवा देने से जन समर्थन नहीं मिलता। अब इसके लिए आपको लगातार सस्टेन तरीके से काम करना होता है और ये जो है कैजुअल तरीके से काम हो ही नहीं सकता। अब जैसे उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कलकत्ता में हुई। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आपने ये शूद्र गवार ढोर पशु नारी, हम शूद्र हैं और ये रामायण में शूद्र जातियों का, दलितों का, जनजातियों का अपमान होता है, इसका आपने जिक्र तक नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? जब आप ये कह रहे हैं कि ये आपके जातीय सम्मान से जुड़ा मामला है,
तो कम से कम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक सामाजिक प्रस्ताव में इसका उल्लेख होना चाहिए था। तो ये जो कैजुअल तरीके से, पीसफुल तरीके से जो ये अभियान चलाते हैं, इससे वैचारिक इससे कोई पॉलिटिकल गेन नहीं मिलता। और लोग और हम और यूपी में पिछले 30 साल में ये जातिवाद का दंश लोग इतना झेल चुके हैं कि अब उन्हें बहुत ज्यादा रुचि इसमें इस मुद्दे में है नहीं किसी को। अच्छा, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का प्रचार तो अब उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग भी कर रहे हैं। सिद्धू मूसा वाले के जो पिताजी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर पंजाब में योगी जैसा मुख्यमंत्री होता तो सिद्धू मूसे वाले की हत्या ही नहीं होती। अरे सर, कश्मीर के लोग भी यही कह रहे हैं। श्रीनगर में बुलडोजर चला, श्रीनगर में जो है फारूक अब्दुल्ला और ये जो महबूबा मुफ्ती ने जो है वहां पे अपने अपने बंगलों के आसपास तमाम सरकारी जमीन कब्जा कर ली थी। वो सारी जमीन खाली कराई गई है और वहां पे लोग तालियां बजा रहे हैं कि साहब योगी हमें मुख्यमंत्री चाहिए। अब तो लाहौर के लोग भी योगी की मांग कर रहे हैं कि हमें बुलडोजर चाहिए। ये पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट को कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारों के चलते ये संभव नहीं हो सकता। अरे भाई जाने दो, ये फलाने जाति का है, ये फलाने मजहब का है, इसको नाराज मत करो। यही काम यूपी में हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, जनता दल हो या बसपा हो। इवन जो पहले बीजेपी की सरकारें भी थी वो भी बहुत कमजोर थी, ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन योगी जी ने राज्य की सत्ता को बहाल किया है। जिस व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अभियान चला, टू बी मोर प्रिसाइज ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध के खिलाफ जो अभियान चला, सबसे मशहूर तो आपके बगल का मेरठ का सोतीगंज है। पूरे एनसीआर क्षेत्र में गाड़ियां चोरी होना बंद हो गई और हजारों करोड़ की संपत्ति सरकार ने जब्त की, हजारों की करोड़ की जमीन सरकार ने खाली कराई, उनकी कुर्की हुई। तो ये सब लोग और ये जो बाहुबली होते हैं, ये दबंग जो होते हैं, जो सत्ता के संरक्षण में ये इतने बड़े हो जाते हैं, जैसे मुख्तार अंसारी और ये अतीक अहमद, ये आम आदमी के लिए ही काल बनते हैं। और वो फिर वो फिर जाति मजहब का भेद नहीं करते हैं, वो सबके लिए काल बनते हैं। इनके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल पाता है। तो योगी जी तो केवल जो राज्य की सत्ता है, जो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है, जो रिट ऑफ द स्टेट है, वो उसी को तो बहाल कर रहे हैं। नया काम क्या कर रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को बताना चाहिए कि भाई ये आपने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और ये अतीक अहमद और ये इरफान सोलंकी, इतने अपराधियों को किस राजनीतिक विचारधारा के तहत आपने उनको इतना संरक्षण दिया, आपने पाला पोसा? ये कौन सा समाजवाद है भाई? तो योगी ने तो केवल राज्य की सत्ता को फिर से स्थापित किया है और सत्ता के खिलाफ जो पैरेलल सत्ता खड़ी हो गई थी उनको नष्ट किया है। और ये तो राज्य की बेसिक ड्यूटी है। योगी जी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, योगी जी वही काम कर रहे हैं जो राज्य के प्रमुख को करना चाहिए था, वही काम वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।